तो चलो देखते हैं अभी इनवर्स फंक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा फोकस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 निकालिए सभी, और अपना कहाँ तक है इनवर्स का क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कॉम्पोजिशन खत्म हुआ 39, हाँ 40 से स्टार्ट हुआ इनवर्स का क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 40 एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ना। पहले इनवर्स निकालने का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो 42 में दिख रहा है मुझे, है ना। तो 42 का कुछ क्वेश्चन देखो पहले कि फंक्शन का इनवर्स हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है fx इज इक्वल टू 10 to the power x plus 1, डोमेन दे रखा है R और कोडोमेन दे रखा है आपका 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है? इनवर्स। अब ध्यान से सोचो मेरे को, सुनो मेरे को। फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 to 1 है। बोर्ड्स के तरीके से ही करते हैं, करके देते हैं, आराम से आप समझ जाओगे। कि सबसे पहले आप क्या मानोगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज रियल नंबर। ठीक है, तो fx1 fx2 अगर इक्वल है तो 10 to the power x1 plus 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power x2 plus 1। यहां से आप ये बोल सकते हो कि x1 plus 1 का वैल्यू x2 plus 1 के इक्वल होगा, जहां से आपको ये मिल रहा होगा कि x1 is equal to x2। आपको मिला क्या है? therefore fx1 is equal to fx2 imply x1 is equal to x2 for all x1, x2 belongs to real। प्रूफ हो गया आपका फंक्शन जो है वो एक इंजैक्टिव मैपिंग है। fx is 1 to, that is 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, और आप अगर जेई पे करना चाहते हो तो डायरेक्टली दिख रहा है एक्सपोनेंशियल हमेशा इंक्रीज करेगा तो फंक्शन क्या होगा? 1 to 1 होगा, पेन चलाने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ऑन टू कैसे प्रूफ करें उस चीज पे फोकस करेंगे। तो हम क्या मानेंगे सबसे पहले, लेट कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट पिक करना होगा ना। लेट y बिलोंग्स टू 0, इंफिनिटी, दैट इज द कोडोमेन बी एनी एलिमेंट सच दैट, तो फिर सच दैट नीचे लिखो, सच दैट y इज इक्वल टू आपका fx। ठीक है, तो fx क्या है? 10 to the power x plus 1। आपका अभी काम क्या है कि x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप y निकालोगे। ठीक है, तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने के लिए दोनों तरफ log ऑपरेट करना पड़ेगा, और log जो आप ऑपरेट करोगे बेस आप डेफिनेटली 10 लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x plus 1 इनटू log 10 बेस 10। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? log of y बेस 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। अभी आप देख सकते हो कि x डिफाइंड तभी होगा जब log y डिफाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि x इज एज ए फंक्शन ऑफ log y है यहाँ पे। तो log y डिफाइंड कब होता है? जब log के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होता है, और log y के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव ही है। आप देख सकते हो कि y का वैल्यू सारे के सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो फॉर ऑल therefore for all small y belongs to 0 से infinity। ठीक है, अगर y इसमें हो गया तो log डिफाइंड हो जाएगा, और log का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का वैल्यू रियल ही होगा, है ना। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल रियल। ठीक है, सच दैट आपको क्या प्रूव करना होगा? f of x इज इक्वल टू, f of x आपका क्या है? 10 to the power x plus 1 है ना। तो 10 to the power x plus 1, x का वैल्यू आप यहां से पुट करोगे, कितना आएगा? log y to the base 10 minus 1। कितना सा क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो कि ये हो गया आपका fx का वैल्यू ना। तो सच दैट fx इक्वल टू आपका y मिलना चाहिए आपको ना। तो x इक्वल टू log y बेस 10 माइनस 1, fx हो गया आपका 10 टू द पावर x माइनस 1। तो x तो हो गया आपका ये प्लस 1, ये हो गया 10 टू द पावर log y बेस 10। तो ये प्रॉपर्टी लग करके इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो आपको ये पूरा ऑनटू का डेफिनेशन है कि अगर कोडोमेन का सारे वैल्यू के लिए आपको x डोमेन में मिल जाता है सच दैट fx इक्वल टू y, देयरफॉर आपका फंक्शन जो है fx इज एंड ऑनटू फंक्शन प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है, एंड हेंस fx 1 1 on 2 हो गया,
देयरफॉर fx इज क्या इन्वर्टेबल बोल सकते हो ना, क्योंकि फंक्शन क्या हो गया बाइसेक्टिव हो गया ना, इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा इन्वर्टेबल कहलाएगा। यहां तक आपको करना ही है, ठीक है। नाउ आप यहां पे दिखा सकते हो वी हैव, जगह नहीं है तो मैं यहां पे कर रहा हूं वी हैव x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, आप इसको फ्रॉम 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ वी हैव x इज इक्वल टू log y बेस 10 माइनस 1 फ्रॉम 1, ठीक है। ये जो इनवर्स का कैलकुलेशन है ना, ये यही है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना, वही है इनवर्स का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, y अगर fx है तो आप लिख सकते हो ना f इनवर्स y इज इक्वल टू x, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया log y बेस 10 माइनस 1, तो वही चीज आपका क्या हो गया f इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह पे y है तो यहाँ पे x डालोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन का जो इनवर्स हो गया वो हो गया आपका ये, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि log अगर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा 0 से इंफिनिटी होगा, बिकॉज log डिफाइन तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये जो है वो उसका कोडोमेन है, यानी कि इनवर्स का जो डोमेन है वो ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन है, इसीलिए बोला था कि डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर इनवर्स फंक्शन ऑफ fx दैट इज f इनवर्स x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया log x बेस 10 माइनस 1, कॉमा देकर के लिख देना, उसका डोमेन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, और रेंज लॉगरिथम का क्या होता है r, जो कि है आपका ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन। क्लियर है? तो इस जगह तक आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड्स में आया, ठीक है। अगर जेई में आया तो देख के पता चल रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 to 1 होगा, रेंज जो है एक्सपोनेंशियल है पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन बाइसेक्टिव है, इन्वर्टिबल है, और उसका इनवर्स निकालने के लिए डायरेक्टली y इज इक्वल टू 10 log x log ले लो, इजीली आ जाएगा। वो एक 30 सेकंड का काम है जेई में अगर ये क्वेश्चन आया, बट बोर्ड्स में अगर आया तो आपको इतना सा चीज लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। और उसके बाद अपन अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो 42 का जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, 2 वाला मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, आप करोगे, ठीक है। 42 का चारों क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का है, बट फिर भी आप ये सारे क्वेश्चंस को बोर्ड के मेथड से ही कर लीजिएगा तो आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। चारों क्वेश्चन ही कर लीजिएगा दोनों मेथड से तो अच्छा होगा। आगे में 3 और 4, 1 2 2 1 के जैसा ही 2 है और 3 के जैसा ही 4 है, तो 3 और 4 में से मैं 3 कर देता हूं, 4 आप करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए माइनस इंफिनिटी से 3/2 से लेकर के कहां तक हो गया, 3/4 से लेकर के कहां तक हो गया इंफिनिटी, और फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है x² माइनस 3x प्लस 3, है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखें। यहां पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को 1 to 1 प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है, फिर उसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 मस्ट बिलोंग टू द डोमेन दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 3/2 क्लोज्ड, ठीक है। तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x1 माइनस 3x2 मिल गया। तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3 इंटू x1 माइनस x2। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर ले आते हैं तो x1 माइनस x2 तो कॉमन आ जाएगा और x1 प्लस x2 माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि x1 x2 का मैक्सिमम वैल्यू 3/2 है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप 3/2 और 3/2 डाल देते हो, ठीक है, तो ये 0 होगा, ठीक है। बट जब दोनों के दोनों 3/2 हो रहा है तभी ये 0 होगा, बट आपको ये पता है कि दोनों के दोनों कभी 3/2 हो नहीं सकता है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों के दोनों 3/2 ले रहे हो मतलब पहले से ही आप x1 x2 इक्वल मान रहे हो, समझ में आया। तो आप ये यहाँ पे कंक्लूड कर देना कि as x1 plus x2 minus 3 not equal to 0 for all x1, x2 belongs to minus infinity से 3/2, therefore only possibility आपके पास क्या बचता है कि x1 minus x2 जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि x1 equal to x2 होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया
कि fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 for all x1, x2 belongs to माइनस इंफिनिटी से 3/2। समझ में आया? तो fx जो हो गया वो एक क्या फंक्शन हो गया, 1-to-1 फंक्शन हो गया। ले मेरे बात, ठीक है? समझ गए होंगे ये सारी चीज, है ना? अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला चीज देखते हैं। तो ये हो गया आपका fx फंक्शन 1-1, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि फंक्शन को ऑन टू कैसे प्रूव किया जाए। आप फिर से बता रहा हूं कि ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन दैट इज 3/4 से इंफिनिटी बी एनी एलिमेंट सच दैट आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट इज x² - 3x + 3। समझ आया होगा आपको, ठीक है? अभी आप यहां से क्या करो, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकालने के लिए y को उधर भेज देते हैं, तो x जो आएगा यहां से 3 ± अंडर रूट b² - 4 इंटू a से डिवाइडेड बाई ट्वाइस इज, तो ये हो जाएगा आपका 4y - 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? तो आप यहां पे क्लियरली बोल सकते हो फॉर x टू बी डिफाइंड, इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा, दैट इज 4y - 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब y को 3/4 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, दैट इज x will be defined, डिफाइंड का मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका रेंज अगर y 3/4 से बड़ा होता है तो ये 0 से बड़ा होगा, अगर ये 0 से बड़ा होता है तो ये कहीं पे भी जा सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो इसका जो ये 0 से अगर बड़ा होगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, देखो अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करते हो तो इसका वैल्यू जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आपको यहां पे सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? फॉर दैट इज x will be defined if y belongs to 3/4 से इंफिनिटी। अभी देखो कंसेप्ट आता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कंसेप्ट आता है, आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, ठीक है? फंक्शन को ऑन टू होने के लिए, है ना, फंक्शन को ऑन टू होने के लिए या फिर ऑन टू कब होगा, आप उस चीज पे सोचो। एक चीज तो आप डायरेक्टली चेक कर लो कि इसका रेंज क्या है, ठीक है? इसका रेंज क्या है, आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके चेक कर लो। डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर बना करके चेक कर लो, दैट इज -2x × 3/2 प्लस 9/4 प्लस 3 - 9/4 हो जाएगा आपका 12 - 9 3/4, ठीक है? तो x - 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 + 3/4, 3/4 से इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रहा है, फंक्शन ऑन टू है, कंफर्म है। बट आपको यहाँ पे प्रूफ करने कैसे करना है वही चीज आपको सोचना है। तो ध्यान से देखो, ये चीज मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूं, अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूं, ठीक है ना, अगर मैं 0 से बड़ा वैल्यू, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है? इस चीज का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी। अगर मैं 3 + 0 से इंफिनिटी कर देता हूं तो इसका आंसर 3 से इंफिनिटी हो जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर देते तो इसका आंसर 3/2 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो 3/2 से इंफिनिटी तो आपका x का वैल्यू तो है ही नहीं ना, x का वैल्यू तो है -∞ से 3/2, तब प्लस लेकर के काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अगर आप माइनस लेते हो तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब जिस चीज को आप माइनस कर रहे हो वो कम से कम होगा, मतलब इस चीज का कम से कम वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3 - 0/2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, जो कि 3/2 होगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे माइनस है, जैसे मान लीजिए ये 100 अगर हो गया तो 3 - 100 -97/2, मतलब और भी घटता जाएगा, तो ये धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा, तो -∞ तक पहुंच जाएगा। तो x को डिफाइन होने के लिए एज x यहाँ पे -∞ से 3/2 हो सकता है, तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 प्लस नहीं होगा, 3 - √4y - 3/2 होगा। समझ में आया ना? And x will be defined if y belongs to 3/4 से infinity and x is equal to 3 - √4y - 3/2। समझ में आया? As x belongs to -∞ से 3/2। समझ में आया? तो आप यहां पे ये बोल सकते हो, therefore for all y belongs to 3/4 से infinity there exists an element
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/2 सच दैट f of x इज इक्वल टू क्या होगा आपका f of x को आप ये लेना पड़ेगा, इसको आपने छोड़ दिए, समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 4y बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके ऑब्वियसली ये सॉल्व करके क्या मिलेगा y मिलेगा, समझ में आया ना? तो fx इक्वल टू y आपने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर fx इज क्या हो गया आपका ऑनटू एंड हेंस fx इज क्या हो गया इन्वर्टेबल हो गया, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है। और अभी आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम वन वी हैव आपको क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 4y माइनस 3/2। तो वही x क्या था आपका f इनवर्स y था, और वही f इनवर्स y हो जाएगा आपका f इनवर्स x, यानी कि इस फंक्शन का जो इनवर्स आएगा वो हो जाएगा 3 माइनस रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, रेड पेन से लिख देता हूं, इनवर्स जो जगह नहीं है आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस चीज को, क्या हो जाएगा f इनवर्स x वो हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट ओवर ऑफ 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी द इनवर्स ऑफ fx। अभी आपको जो प्रॉपर्टी वन में पढ़ाया गया था कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हमेशा यूनिक और बाइसेक्टिव होता है, ये यूनिक कहने का मतलब आप इस जगह पे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे x मतलब f इनवर्स y दैट इज f इनवर्स x दो आ रहा था, बट आपको पता है कि f इनवर्स x हमेशा यूनिक होता है, और प्रूफ भी मिला कि यूनिक तभी होगा जब x का वैल्यू हम ये लेंगे। अगर f इनवर्स x का वैल्यू हम प्लस वाला ले लेते तब तो वो डोमेन में सेटिस्फाई नहीं करता, समझ में आया ना? तो इसी प्रकार से जब भी आपके पास दो f इनवर्स x आएगा तो आप f इनवर्स x का डोमेन का हेल्प से और रेंज का हेल्प से उसको एलिमिनेट कर सकते हो एक को, क्योंकि f इनवर्स x कभी भी दो नहीं आ सकता है, हमेशा यूनिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f इनवर्स x जो आया वो ये आया, और इसका f इनवर्स का जो डोमेन हो गया वो हो जाएगा इसका कोडोमेन, दैट इज 3/4 से इंफिनिटी। आप देख रहे हो 3/4 से इंफिनिटी में ही ये रूट डिफाइंड होगा, और इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 3/2। आप देख सकते हो कि इस डोमेन के लिए इसका रेंज जो आया वो यही आया, जो मैंने अभी मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था कि इस डोमेन के लिए इसका जो रेंज आया वो यही आया, जो कोडोमेन के इक्वल है, मतलब f इनवर्स जो है वो भी बाइसेक्टिव है। तो पूरा प्रॉपर्टी वन इस क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई हो गया अच्छे से कि इनवर्स एक फंक्शन का हमेशा यूनिक होगा और साथों साथ बाइसेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे दो आया था जहां से आपको एक रिजेक्ट करना हो रहा था, क्यों? क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है, और एक जो रिजेक्ट किए वो आप किसके हेल्प से किए, इनवर्स का रेंज का कंसेप्ट को यूज करके आपने एक को रिजेक्ट किए, क्योंकि रेंज जो डोमेन है आपको पहले ही पता है fx ये है तो f इनवर्स ये हो जाएगा, तो डोमेन और रेंज के हेल्प से आपने एक को रिजेक्ट कर दिया। और किस प्रकार से रिजेक्ट किया आपने ये सोचे कि इस इंटरवल के लिए अगर x f इनवर्स आपका ये है, तो अगर x इस रेंज को लेता है, इस डोमेन को पिक करता है, तो अपना जो वैल्यू आएगा वो ये आने के लिए माइनस लेना यहाँ पे जरूरी है। अगर यहाँ पे प्लस ले लेता हूं तो ये 3/2 से इंफिनिटी आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 3/2 नहीं आएगा, और अगर 3/2 से इंफिनिटी आ गया तो फंक्शन बनेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इसीलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन था, और अगर ऑप्शन है तो आप एक को रिजेक्ट करोगे, क्योंकि दो चीज इनवर्स नहीं हो सकता, हमेशा इनवर्स यूनिक ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा खासा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आपको एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे मिल जाएंगे, और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका इनवर्स दो आ रहा है या फिर उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो उससे आप उसको ओमिट कैसे करोगे, कैसे कैंसिल करके एक जो असलियत में जो इनवर्स आने वाला है और जो आएगा उसी को कैसे आप एक्सेप्ट करोगे, बाकी सबको रिजेक्ट करोगे, वो चीज आपको यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। आप इनवर्स का जो डोमेन और रेंज है उसका समझ अगर आपके अंदर है, fx का डोमेन रेंज दिया है तो f इनवर्स का डोमेन रेंज ये होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा, उसका कोडोमेन इसका डोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन इसका कोडोमेन बन जाएगा, और इन दोनों का हेल्प से इनवर्स भी बाइसेक्टिव होगा, आपको पता है, तो यही उसका रेंज हो जाएगा। तो इनवर्स जो आएगा तो किस, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है तो आप ये जज करोगे कि किस एक्सप्रेशन में ये डोमेन डालने से यही आउटपुट मिलता है। तो हमें वो चीज जब हम सोचने गए तो हमें पता चला कि प्लस वाले पे ये चीज डालने से ये नहीं मिल रहा है, बट माइनस वाले पे ये चीज डालने से, मतलब x का वैल्यू इनपुट ये डालने से आउटपुट ये मिल रहा है, मतलब माइनस वाला हो जाएगा इनवर्स, प्लस वाला इनवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 42 का जो 4 वाला पार्ट है वो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करोगे, और इस चीज को आप प्रॉपर्ली अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम इनवर्स के बाकी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
तो 40 से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो 40 वाला देखो सबसे पहले। 40 देखो, बोल रहा है f जो है वो r से r पे जा रहा है और fx जो है वो क्यूबिक है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और आपको पूछा गया है f इनवर्स 1 का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू बताओ? f इनवर्स 1 का वैल्यू बताओ। काफी कंसेप्चुअल है। अगर कोई इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किया है तो शायद उसके लिए एग्जाम में करना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अगर बच्चा बहुत तेज नहीं है तो। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए विदाउट प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में उसको सॉल्व करना शायद नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं आप सोचो। आपको पूछा गया है एफ एक्स देकर के, सब कुछ दिया हुआ है, एफ एक्स दिया, एफ इनवर्स 1 पूछा है। जैसे ही एफ इनवर्स 1 पूछा है तो आप तुरंत सोचने लग जाओगे कि कैसे हम इसका एफ इनवर्स एक्स निकालें। ठीक है, और जैसे ही आप एफ इनवर्स एक्स निकालोगे आप y इज इक्वल टू दिस एज्यूम करोगे, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लेके जाने का कोशिश करोगे, जो आप शायद इस जगह पे कभी भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर x को इन टर्म्स ऑफ y यहां पे लेके जाना है, y मानोगे ना, y को इधर लेके आओगे, 5 माइनस y करोगे, फिर आप क्वाड्रेटिक अगर होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके x निकाल देते, बट क्यूबिक का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी आपको नहीं आता है। ठीक है ना, अभी तक जितना भी क्यूबिक इक्वेशन आप सॉल्व किए हो सारे के सारे ट्रायल एंड एरर मेथड से ही किए हो। ठीक है, तो प्रॉपर्ली क्यूबिक आपको सॉल्व करने में नहीं आता है, इसीलिए आप शायद इसका एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाओगे। और जब तक आप इसके एफ इनवर्स एक्स नहीं निकाल पाओगे तब तक एफ इनवर्स 1 नहीं निकाल पाओगे। बट अगर आपके पास लॉजिक है, प्रॉपर कंसेप्ट है और समझ है इनवर्स का, तो शायद इस क्वेश्चन को आप करके निकल जाओगे। कैसे? देखो कैसे करते हैं। ठीक है, इनवर्स निकालने का कोई जरूरत ही नहीं, अपन तो उल्टा सोचेंगे। ठीक है, अपन क्या सोचेंगे, ध्यान से देखना। अपन सोचेंगे सर आपको एफ इनवर्स 1 चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ मुझे एफ इनवर्स 1 चाहिए, वो बोलेगा मुझे भी चाहिए सर, मैं बोलूंगा तो बता कैसे निकालना है, वो बोलेगा सर एफ का डोमेन देखो आर है, तो एफ इनवर्स का डोमेन भी क्या होगा, आर ही होगा। मैंने बोला हाँ भाई, एफ का कोडोमेन देखो आर आर, एफ का कोडोमेन आर है तो इधर आर हो गया, तो ये भी आर टू आर होगा। मैंने बोला ठीक है। अभी आपको एफ इनवर्स 1 चाहिए ना सर, तो एफ इनवर्स 1 को मान लो ना कुछ y, मान लो कुछ y, क्या इशू? मैंने बोला ठीक है मान ले। तो एफ इनवर्स y 1 का वैल्यू अगर y है सर, तो एफ ऑफ y का वैल्यू क्या 1 होगा? बोला बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा, एफ ऑफ y तो 1 होगा, है ना। एफ इनवर्स 1 अगर y है तो एफ ऑफ y 1 होगा, यही तो इनवर्स का डेफिनेशन है। तो बोला सर अभी क्या दिक्कत है, आपको y चाहिए, एफ ऑफ y तो पता ही है। तो बोला हाँ भाई सही बोला कि fx तो पता है मुझे, तो एफ ऑफ y भी क्या है, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। समझ आ गया आपको, कहानी यहीं पे निपट गया। ठीक है, तो 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 हो गया, ये 4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइज करने के साथ साथ ही ये y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। अभी आप ध्यान से देखो कि y क्या है, f इनवर्स का वैल्यू है, दैट इज f इनवर्स का रेंज आप बोल सकते हो, है ना। तो f इनवर्स 1 का वैल्यू अगर y है तो y कहां पे होगा, यहां पे होगा। मतलब y क्या है, एक रियल है, यहां पे तो होगा ना, कोडोमेन के बाहर थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं होगा, रियल है। तो एज y बिलोंग्स टू रियल, तो कोई भी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4 कभी 0 होगा? बिल्कुल नहीं, y स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 नहीं होगा। अगर y स्क्वायर प्लस 4 0 नहीं होगा तो y प्लस 1 तो 0 होना पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर y -1 हो गया तो काम खत्म, f इनवर्स 1 का वैल्यू भी क्या हो गया, -1। समझ में आ गया ना। तो जिस चीज को आप यूं नहीं कर सकते उस चीज को आप उल्टा नीचे से ऊपर चलेंगे तो निपट गया आपका क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। तो एप्टीट्यूड को, अपना सोचने का तरीका को सही कीजिए, और अलग अलग, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे फिर भी आपका प्रिपरेशन हमेशा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कब कौन सा नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको नहीं पता। ठीक है, ये सब्जेक्ट उसी का बेहतर होता है जिसमें हजारों अलग अलग तरीके का सवाल लगा रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वही था डेफिनेशन, वही था सब कुछ। बट अगर कोई मुझे यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बोले तो मैं हाथ ऊपर कर लूंगा, मैं बोलूंगा नहीं निकाल सकता, बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व ए क्यूबिक इक्वेशन विद एन आर्बिट्ररी वेरिएबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इफ fx इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 होल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस 5 इज नॉन सिंगुलर। थोड़ी देर पहले बताया था दोस्त, नॉन सिंगुलर का मतलब बाइसेक्टिव होता है। अगर ये बाइसेक्टिव है तो ये 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। क्वेश्चन में डोमेन कोडोमेन का कोई पहचान नहीं है तो ऑन टू के बारे में सोचना ही बेकार है। डायरेक्टली सोचो कि फंक्शन 1 1 है, और अगर 1 1 है तो ये एक मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हो गया। क्या लगा सकते हैं, fx1 fx2, कोई काम नहीं आएगा, a का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। सोच के देखो, ग्राफ पता ही नहीं है, क्यूबिक है इतना पता है नीचे से ऊपर जाएगा, बट कंडीशन कहां से लगाओगे? कंडीशन लगाओगे तभी तो आएगा ना। अगर कंडीशन लगाओगे तभी तो a का वैल्यू निकलेगा ना। तो कंडीशन क्या होगा? एक ही कंडीशन यहाँ पे बचता है, वो क्या है? मोनोटोनिसिटी। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपका f डैश x है वो पहले निकालो और फिर जज करो क्या होगा। समझ में आया ना? तो वो पहले मैं निकालने का कोशिश करता हूं। यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दिया है क्या? नहीं, x का वैल्यू भी कुछ नहीं दिया है। तो f डैश x 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 3x क्यूब, 3 बाहर आ जाएगा और x क्यूब x स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस 2 यहाँ पे बाहर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 3ax में से 3a बाहर जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये जो एक्सप्रेशन बना वो बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस थ्राइस ए। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। समझ में आया ना? तो आपको यहां से ये समझना था कि f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होता है तभी जाकर के फंक्शन 1 to 1 होगा। ठीक है, तो f डैश x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो गया मतलब इसका ग्राफ ऐसे हो गया जो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज ए डाउनवर्ड पैराबोला एंड फॉर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, जो कि आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अच्छे से पढ़ाया गया है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव देखने के साथ साथ ही हम ये सोच बैठते हैं कि इस ग्राफ का जो इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आएगा वो तो अपवर्ड ही होगा, चाहे ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? बट आपको बोला है कि ये पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना है, तो आप सोचोगे ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, ये भी हो नहीं सकता है, हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये टच करके जा रहा है, ये टच भी नहीं कर रहा है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आप तुरंत सोचोगे अगर ये या फिर ये हो सकता है तो डिस्क्रिमिनेंट के पास एक ही ऑप्शन हो जाता है कि वो बोलेगा मैं तो लेस देन हूंगा, इसके लिए मैं लेस देन हो जाऊंगा और इसके लिए मुझे इक्वालिटी को भी लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने बोला था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, सिंगल वैल्यू ऑफ x, नॉट फॉर एन इंटरवल। समझ में आना चाहिए, नॉट फॉर एन इंटरवल, किसी इंटरवल के लिए fx 0 नहीं हो सकता, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू में वो 0 हो ही सकता है। ठीक बात है? तो d लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ना, है ना? देखो यहां मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना है सर, ये ग्राफ बोल रहे हो तो लाइन खींचेंगे तो मैनीवन हो जाएगा। अरे भाई समझने की कोशिश कर, ग्राफ ओरिजिनल पॉलिनोमियल का बना करके लाइन खींचा जाता है, डेरिवेटिव का ग्राफ बना करके अगर लाइन खींचोगे तब तो इसका 1 1 मैनीवन चेक कर रहे हो, बट चेक इसका नहीं कर रहे हो, चेक इसका कर रहे हो। तो इसको डिफरेंशिएट करके इसका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कांसेप्ट को लगाना है, इतना सा समझ आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो समझाना मुश्किल हो जाएगा ना इतना लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव अगर है तो ग्राफ डाउनवर्ड हो नहीं सकता है, ग्राफ अपवर्ड ही होगा, और अगर ग्राफ अपवर्ड होता है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज के लिए पॉजिटिव कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो रहा है, और अगर कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब कुछ वैल्यूज के लिए f डैश x पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज के लिए f डैश x नेगेटिव हो जाएगा, जो 1 1 फंक्शन का पहचान नहीं है। 1 1 फंक्शन का पहचान है कि f डैश x सारे वैल्यूज के लिए या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, मतलब हमारे पास या तो ये ऑप्शन हो गया या तो ये ऑप्शन हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 ए लेस देन इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लीजिए, ए का वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये है आपका कंसेप्ट जिसके थ्रू आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो सर के साथ डिस्कशन में घबराइएगा नहीं, अगर आप घबराते हैं तो आप अपने पेज पे कुल्हाड़ी मार देंगे। समझ में आ रहा है ना? कीजिए अच्छे से पढ़ाई, सॉल्व करते रहिए सारे क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जितना अपने आंखों के सामने से जाएगा उतना ही मैथमेटिक्स अगर होगा आपका, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता
नहीं है। 43 एक क्लासिकल क्वेश्चन है, ये तो सर हर साल कराता हूं, ठीक है। 43 वाला क्वेश्चन आप देख लो, हैवी कंसेप्चुअल है, और ये 40 का मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अगर 40 छोटा भाई है तो ये उसका बड़ा भाई है, समझ में आ रहा है ना। तो F, क्योंकि थोड़ा बहुत कंपोजिशन का हेल्प भी यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो कंपोजिशन और इनवर्स को मिक्स करके ये क्वेश्चन बना दिया गया है। और कुछ वो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, फॉग इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, उस प्रॉपर्टी का भी एप्लीकेशन आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। कुल मिला के मिला जुला के बना गया एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ अपन सीखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो एफ का डोमेन कोडोमेन हमने लिख दिया बोर्ड पे, उसके बाद अपन ने जी का डोमेन कोडोमेन लिख दिया, देखो 2 से इंफिनिटी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 से इंफिनिटी। जी एक्स फंक्शन लिख देता हूं, कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, है ना। और एफ एक्स फंक्शन लिख देता हूं, कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आता है मेरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे अभी, ध्यान से देखो। आपको बोला है क्या निकालने के लिए, आपको क्या बोला है निकालने के लिए भाई, आपको बोला है एफ इनवर्स और जी इनवर्स 23, एफ इनवर्स और जी इनवर्स 23 निकालने के लिए बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अपन आपको ये पता है ना कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स 23 का मतलब बाय प्रॉपर्टी 3 आप ये बोल सकते हो, इसका मतलब है सर गॉफ इनवर्स 23। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कोई इशू नहीं है इसमें, इसका मतलब है गॉफ इनवर्स 23। आप बोलोगे सर गॉफ इनवर्स 23 का बात अगर करना चाहते हो तो पहले तो गॉफ का बात करना सीखो। अगर गॉफ का बात आपको करना नहीं आता है तो आप हम लोग को गॉफ इनवर्स 23 क्यों पढ़ा रहे हो फालतू में। मैं बोलूंगा ठीक है, गॉफ इनवर्स 23 का बात करने के लिए गॉफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर गॉफ के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि गॉफ का जो डोमेन है वो अंदर वाले का डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि एफ का डोमेन जो कि है आपका 0 से इंफिनिटी, और गॉफ का जो कोडोमेन है बाहर वाले के ऊपर डिपेंड है, यानी कि जी का कोडोमेन, यानी कि क्या है आपका 4 से इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका गॉफ। और अगर मैं गॉफ एक्स लिखने का कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, और जी के अंदर एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा सर, जी के अंदर जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स है 2x प्लस 1, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5। समझ में आया। तो अभी आपके पास दो काम है, दो चीज कर सकते हो, या तो गॉफ एक्स से उल्लू की तरह मेहनत करके गॉफ इनवर्स एक्स निकालो, या फिर जैसे 40 वाले क्वेश्चन में स्मार्ट मेथड बताया था उस चीज को अपनाओ। समझ में आया। तो मुझे तो पसंद नहीं है कि वो चीज करूं मैं, तो मैं इस प्रकार से कर लेता हूं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैं बोलूंगा कि सर आपको गॉफ इनवर्स 23, आप गॉफ इनवर्स इसका इनवर्स निकाल के भी कर सकते हो, देख के पता चला क्या होगा, x माइनस 2/3 और प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। अब प्लस माइनस में से एक रिजेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली एक रिजेक्ट होगा। कौन सा रिजेक्ट होगा, माइनस वाला रिजेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि गॉफ का रेंज जो है वो आप दिख रहा है आपको पॉजिटिव है, रेंज तो पॉजिटिव होगा, इसको मैं रेंज ही बोलूंगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन बाइसेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको तो मैं रेंज ही बोलूंगा। पॉजिटिव है तो माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट का मतलब माइनस अंडर रूट मतलब नेगेटिव, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है प्लस वाला। या तो आप गॉफ इनवर्स निकाल के वैल्यू पुट कर दो, या फिर इस प्रकार से करो। इस प्रकार से करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक के जगह पे क्यूबिक आने से भी बच जाओगे, गंदा क्वेश्चन आने से भी बच जाओगे। और अगर आप गॉफ इनवर्स निकाल के ही अपना दिमाग में सेट करोगे तब तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस में ही बचोगे। जब क्वेश्चन और लेवल में पकड़ेगा तो आप धराशायी हो जाएंगे सर। समझ में आ रहा है ना। चलो इसी प्रकार से आदत बनाते हैं, ध्यान से सोचते हैं कि आपको गॉफ इनवर्स 23 चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे, तो मैं मान लेता हूं उसको, क्या मान लेता हूं, y। आप बोलोगे गॉफ इनवर्स 23 का y वैल्यू अगर मान रहे हो तो y किस इंटरवल में प्रेजेंट होगा, मैं बोलूंगा गॉफ इनवर्स का रेंज में होगा। गॉफ इनवर्स का रेंज किधर दिख रहा है, गॉफ अगर ये है तो गॉफ इनवर्स का रेंज डोमेन क्या हो जाएगा 4 से इंफिनिटी, और गॉफ इनवर्स का रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो y जो एक एलिमेंट होगा वो गॉफ इनवर्स का वैल्यू है ना, तो वैल्यू यहाँ पर रेंज पे होता है ना, तो y मस्ट बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। इतना सा समझ आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर ये चीज आप लिख रहे हो तो अगले लाइन पे ही आप क्या लिख सकते हो, 23 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ y। ठीक बात है, 23 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ y। तो 23 इज इक्वल टू गॉफ y मतलब क्या,
गॉफ एक्स पता है तो गॉफ वाई क्या हो जाएगा 2y² + 5, तो 2y² का वैल्यू हो गया 18, 2y² का वैल्यू हो गया यहाँ पे 9, y का वैल्यू हो गया ±5। बोल तो दोनों लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, y 0 से इंफिनिटी में है, सिंस y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी देयरफॉर y कैन नॉट बी -3, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, और y का वैल्यू ही है हमारा गॉफ इनवर्स 23 का वैल्यू। ये हो गया आपका इनवर्स और कंपोजिशन को मिला करके एक क्वेश्चन जो काफी अच्छा लेवल में मैं रेट करूंगा, और यहाँ से सीखने का चीज काफी है। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझो और प्रॉपर्ली इसको नोट करो, डाउट है तो सर को कॉल करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना 43 हो गया ना, 44 देख भाई 44 क्या बोल रहा है। 44 देख ले, वो जो एक नोट बताया था ना उसके ऊपर एप्लीकेशन है उसका, f 3/2 से इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के कहां तक जा रहा है 3/4 से इंफिनिटी, ठीक है। Solve fx equal to f inverse where fx is given as x² - 3x + 3। एक मिनट के लिए इसका थोड़ा इनवर्स निकाल दो सर, इसका इनवर्स निकाल दो, बिना बात के इसका इनवर्स निकाल दो। ये कितना आएगा x² - 3x + 3 - y बराबर 0। x निकाला कितना आया 3 ± √9 - 4 × 3 - y अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 ± 4y माइनस 9 - 12 कितना हो जाएगा 3/2। सही है, तो प्लस और माइनस में से किसको लेंगे किसको हटाएंगे, बोलिए किसको लेंगे। डोमेन देखिए फटाफट, इनवर्स का डोमेन क्या होगा, जो इसका रेंज है, यानी कि 3/4 से इंफिनिटी से कहां तक 3/2 से इंफिनिटी, ठीक है। तो 3/4 डालिए कितना आएगा 0 आएगा, तो ये 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है ना, ये अंडर रूट वाला वैल्यू 0 से इंफिनिटी बराबर जा रहा है। अगर 3 के साथ जोड़ते तो 3/2 से इंफिनिटी जाएगा, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/2 से ही, हाँ रेंज क्या दिख रहा है 3/2 से इंफिनिटी। पहले वाले क्वेश्चन में -∞ से 3/2 आ रहा था, इसीलिए माइनस वाला ले रहा था, बट यहाँ पे 3/2 से इंफिनिटी है, इसीलिए क्या ले रहा हूं प्लस वाला ले रहा हूं। समझिए बात को अच्छे से, ठीक है। तो f इनवर्स x आपको ये बोला है, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको बोला है कि fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करके दीजिए सर, fx बराबर f इनवर्स x को सॉल्व करके दीजिए। मैं बोल रहा हूं fx इक्वल टू f इनवर्स x, fx क्या भाई x² - 3x + 3 इज इक्वल टू 3 + √4x - 3/2। अभी अगर इसको सॉल्व करने जाओगे 2 को उधर -3 को इधर, फिर दोनों को स्क्वायरिंग बनेगा बाइक्वाड्रेटिक, आप बनोगे हलाल। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। क्यों? क्योंकि बाइक्वाड्रेटिक को सॉल्व करना नहीं आता है, और क्या गारंटी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व हो जाएगा, पता नहीं आपको कितना समय लगे। समझ आ रहा है, इसीलिए आपको ये सब नोट सिखाया जा रहा है, बेकार का नहीं है, काफी काम का चीज है। समझ में आ रहा है। तो fx इक्वल टू f इनवर्स x यहां से सॉल्व तो हो जाएगा, बट उतना समय जितना समय आईटी आपको प्रोवाइड करेगा उस समय के अंदर क्या इस सवाल को आप कर पाओगे, शायद नहीं। हमको जहां तक लग रहा है मेरा छोटा सा ज्ञान के साथ, तो मैं अगर आपको समझाने का कोशिश करूं कि देखो इस चीज का जो सॉल्यूशन है ना, वही किसका सॉल्यूशन होगा, fx बराबर x का सॉल्यूशन होगा। तो fx बराबर x का सॉल्यूशन यानी कि इस चीज का सॉल्यूशन, और इस चीज का सॉल्यूशन यानी कि इस चीज का सॉल्यूशन, और इस चीज का सॉल्यूशन आ रहा है 1 और 3। पुट करके देख लो क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 1 डालो, 1 + 3 -3, इधर 1 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 3 + 4/2। समझ में आया। तो 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 3 पुट करके देखो, 9 - 9 0 3 आ रहा है, और इधर आ रहा है आपका 3 + 3 6/2 3। तो 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलोगे सर चक्कर क्या है कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, हमेशा ये निकाल करके चेक करना पड़ेगा क्या पुट करके? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो कि x जो वैल्यू है वो क्या है, fx का डोमेन का वैल्यू है ना। fx का डोमेन देखो ना 3/2 से इंफिनिटी में है।
समझ में आया ना, x जो वैल्यू है वो कहाँ का वैल्यू है, फंक्शन का डोमेन का वैल्यू है ना, तो फंक्शन का डोमेन में देखो ना 1 है क्या, बिल्कुल नहीं है ना 1, बट 3 तो है, इसलिए 3 एक्सेप्ट हुआ और 1 रिजेक्ट हुआ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के रखा था, इसीलिए यहाँ से चेक करके बता दिया। बट क्या एग्जाम में हमेशा ऐसे निकाल के इनवर्स वगैरह निकाल के चेक करना, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अब डायरेक्ट डोमेन से चेक कर सकते हो, जो डोमेन में है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं है उसको रिजेक्ट मार देंगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है? अभी सर थोड़ा फील दो, पहले बोले थे कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन वो हमेशा fx इक्वल टू x नहीं होता है। वो जो बोले थे, क्या बोले थे, हमारा खोपड़े में नहीं घुसा रहे, थोड़ा घुसा के दीजिए, थोड़ा फील दीजिए, फील दिलाने का कोशिश करता हूँ। चलिए, अगर फील देना चाहता हूँ तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, ड्रॉइंग करना पड़ेगा। और ड्रॉइंग क्या होता है, ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पहचानते होंगे, इसको पहचानते होंगे या नहीं, जरूर पहचानते होंगे। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ना, जो नोट करना है नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत इरेज करता हूँ। हाँ, पहचानते इसको, बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, समझ में आ रहा है? देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, अपवर्ड होगा। 0 पे वैल्यू चेक कर लो कितना है, 0 पे वैल्यू चेक कर लो कितना है, 3 है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, 9 माइनस 12 लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं मारेगा, सारे की सारी इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा ना, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूछूंगा क्या fx y इज इक्वल टू x लाइन के साथ कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप बोलोगे हाँ कर रहा है ना, कहां पे कर रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे कर रहा है। मैं बोलूंगा अच्छा, मतलब y इज इक्वल टू x लाइन जो है वो इस जगह पे है, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? बस, तो f इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस चीज का जस्ट मिरर इमेज होगा, यानी कि ये जो गंदा सा फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, जस्ट इसका मिरर इमेज होगा। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनाएगा ने, फिर एक, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ना, समझ में? ये जो रेड वाला ग्राफ है इसका मिरर इमेज क्या है, ये, और ये किसका ग्राफ हो गया, ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, f इनवर्स x का। समझ में आया? तो यहां पे देखो कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन है वो fx इक्वल टू x का भी सॉल्यूशन है। समझ में आया? मैं आपको क्यों बोला था, मैंने आपको उस वक्त ये बोला था कि fx इक्वल टू f इनवर्स x अगर y इज इक्वल टू x के साथ कोई सॉल्यूशन देता ही नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, और बिल्कुल होगा। अगले एग्जांपल में ही है, मैं दिखाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? बट कांसेप्ट को सीखने का कोशिश करो। यहाँ पे हम बच गए क्यों, क्योंकि यहाँ पे fx और x इंटरसेक्ट कर रहा है, बट हर जगह पे करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो शायद ये फंस जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये तो मैंने पूरा बना दिया R पे। आपका डोमेन तो है 3/2 से इंफिनिटी, तो 3/2 हो जाएगा आपका 1.5, दैट इज यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो आपका fx जो होगा वो तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, तो ये हिस्सा तो नहीं आएगा fx में। अगर fx में ये हिस्सा नहीं आया तो f इनवर्स x में आपका ये हिस्सा नहीं आएगा, ये हिस्सा नहीं आएगा, है ना, ठीक है। ये चलता जाएगा इधर, ये इधर चलता जाएगा, यहां से fx स्टार्ट हुआ, यहां से f इनवर्स x स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। और fx इक्वल टू x का इंटरसेक्शन है, इसीलिए f इनवर्स x इक्वल टू fx का भी इंटरसेक्शन पॉइंट वही आ गया जो कि है आपका x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे fx इक्वल टू f इनवर्स x का इंटरसेक्शन मिलेगा x इक्वल टू 3, जो कि आपका ये पॉइंट है। क्लियरली विजुअलाइज करा रहा हूं, ग्राफ वगैरह बना करके अच्छे से देख लो। इससे अच्छा और समझा नहीं सकता मैं, भगवान के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो fx और f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हो अच्छे से। समझ में आया? बट हमेशा जो fx, अगर fx उधर हो गया, अगर fx इधर है, जो पहले जो आपको समझाया था ना, तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं किया तो कैसे fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो रहा है वो अलग केस है, बट हर जगह पे होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप बोलोगे सर कैसे करें? अगर सवाल आ गया तो कैसे करें? सवाल आ गया तो थोड़ा सा ग्राफ का हेल्प लेकर के चेक कर लोगे कि क्या वो वाकई कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया ना मेरी बात? अगर ज्यादातर केस में ना, अगर डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके देता है या फिर डिफाइंड फंक्शन दे दिया जाता है, तब जाकर के आपको ये सब चीज थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए। बाकी 90% सवाल में तो ये सबसे चल जाता है काम। समझ में आया? मैं तो वो एक्सेप्शन वाला केस बता रहा हूँ जहां पे डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, तब जाकर के जानबूझ के आपको फंसाने के लिए, जो आप सीखे हो उस चीज को आपको गलत कराने के लिए, कितना अच्छे से आप उस चीज को सीखे हो, कितना अंदर घुसे हो, उस चीज के लिए अगर जानबूझ के मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया आपको, जो टेस्ट में आपको बना करके दूंगा, तब जाकर के आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है? जो अगला क्वेश्चन मैंने देकर के दिया है आप अच्छे से देख सकते हो।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को वापस समझने का कोशिश कीजिएगा खुद से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनवर्स ऑफ द ग्राफ निकालने के लिए बोला है। मैं इसको रहने देता हूँ, हाँ मैं इसको रहने देता हूँ और उसको बनाता हूँ। ये वाला पार्ट तो हटा देता हूँ, ये तो काम का नहीं है, और इतना सा ही हिस्सा अगर मुझे दोगे तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, है ना, और इस चीज को थोड़ा रहने देता हूँ। ठीक है, फिर दोनों को हम विजुअलाइज करेंगे साथों साथ। देखो अगला जो क्वेश्चन है उस चीज को आप ध्यान से देखो। बोला है fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन, फाइंड द इनवर्स, बोला इनवर्स निकालो, और मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दे रहा हूं कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन भी यहां पे निकालना है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें ऐड करके दे रहा हूं कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन भी आपको निकालना है। where fx is given as x plus 4, x belongs to 1 से 2, और दूसरा है 7 माइनस x, जहां पे x belongs to क्या है 5 से 6। अभी ध्यान से सुनो आप मेरी बात, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ चलो ग्राफ बनाओ, ठीक है, ग्राफ बनाओ। वैसे f इनवर्स x क्या होगा आपको पता ही चल रहा है डायरेक्टली, मैं आपको एनालिटिकली पहले निकाल के दे देता हूं, फिर हम वेरीफाई करेंगे थ्रू ग्राफ। देख इसको y मानूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, पहले ऊपर वाला करो फिर नीचे वाला, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x का वैल्यू आ गया y माइनस 4, दैट इज f इनवर्स y हो गया y माइनस 4, तो f इनवर्स x भी क्या हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल सा है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो x इक्वल टू y माइनस 4, तो x जो होता है वही तो f इनवर्स y होता है, तो f इनवर्स y अगर ये है तो f इनवर्स x क्या होगा, खत्म बात। बट जो f इनवर्स का डोमेन होगा वो fx का क्या होगा, रेंज। समझ में आया? तो fx का ये तो fx का डोमेन है ना, fx का रेंज क्या है चेक कर, 1 डालेगा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, 1 डालेगा तो 5 आएगा, 2 डालेगा तो 6 आएगा। समझ में आया? मतलब f इनवर्स x का वैल्यू ये होगा जब x का वैल्यू 5 से 6 में होगा, जो इसका रेंज, ये वैल्यू पुट करके इसका रेंज निकाला, जो इसका रेंज वो इनवर्स का डोमेन। अभी ये 7 माइनस एक्स है इक्वल टू y माना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई, दैट इज ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पुट करो, 5 पुट करो तो कितना आएगा 2, और 6 पुट करो कितना आएगा 1, तो 1 से 2 जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया आपका इनवर्स, है ना। उसको अगर तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 7 माइनस एक्स ऊपर आएगा क्योंकि छोटा इंटरवल है पहले, और फिर 5 आएगा, 5 से 6 हो जाएगा अगर ये x माइनस 4, तो ये f इनवर्स x हो गया, f हो गया। एनालिटिकली मैंने निकाल दिया, अभी दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। अभी मैंने क्या बोला, दोनों का सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ सर, दोनों का सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। दोनों का सॉल्यूशन निकालने जब जाओगे ना, मैंने बोला कि fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व कर दो। आपने दिमाग लगा करके क्या कर दी कि आपने बोले अच्छा fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करना है, तो fx इक्वल टू x को कर देते सॉल्व। fx इक्वल टू x का जो सॉल्यूशन होगा वही तो fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन होगा ना भाई। क्या बोलूंगा, हाँ, तो आप सॉल्व करने चले जाओगे fx इक्वल टू x, तो x प्लस 4 को इक्वल टू x कर दोगे, x x कैंसिल, 4 इक्वल टू 0 बोलोगे, यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ये तो मतलब क्या अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, फिर आप यहां पे रखोगे 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर बोलोगे x का वैल्यू आ गया 3.5। ठीक है, तो 3.5 अगर आ रहा है तो 3.5 चेक करोगे यहाँ पे है या नहीं, आप बोलोगे 3.5 तो यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब fx इक्वल टू f इनवर्स x का कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। अब कंक्लूड मार दोगे, और एक ऑप्शन प्रेजेंट भी रहेगा, याद रखिएगा, एक ऑप्शन देके भी दूंगा कि नो सॉल्यूशन बोल के। समझ में आया? ठीक है, तो नो सॉल्यूशन को टिक करके आ जाओगे और नेगेटिव नंबर भी साथों साथ घर पे लेके आ जाओगे। ठीक है, बट कहानी क्या हो रहा है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। चलो fx को बनाते हैं, x प्लस 4 का ग्राफ सबको पता है, स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा ना। 1 से 2 पे बनाना है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। ठीक है, अगला है 5 से 6, 5 यहां पे मान लेते हैं और 6 यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 पे, 1 पे क्या है, 1 पे आएगा आंसर 5 से 6, 1 पे हो जाएगा 5 से 6, 1 पे हो जाएगा 5 से 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और थोड़ा जगह चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये 5 से 6 हो गया, और ये 1 से 2, तो 1 से 2 में आंसर क्या जा रहा है 5 से 6, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है,
इंक्रीजिंग ग्राफ होगा ना, अरे स्ट्रेट लाइन है यार, ये बनाना आता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का ग्राफ इन 1 से 2 यही होगा, ठीक है। और 5 से 6 में 7 माइनस एक्स बनाना है, तो 5 पे ये 2 हो जाएगा, 6 पे ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 से 2 के बीच में रहेगा। वही चीज आपका शीट में भी दिया हुआ है, ठीक है। 1 से 2 में क्या हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा ये 2 और 6 पे हो जाएगा 1, और ये स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। ये हो गया आपका fx, समझ में आया, ये हो गया आपका fx, ठीक है। ब्लू पेन से बना देता हूं y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ब्लू पेन से बना देता हूं y इज इक्वल टू, अरे यार सही से बनो, मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स, मान लो सर ने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया और ये y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको f इनवर्स x बना, fx मैंने बना दिया, दिस इज योर fx, दिस द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेस्ट्रिक्टेड रेंज, हियर इज आवर fx, ठीक है। अभी आपको अगर मैं f इनवर्स x ड्रॉ करने के लिए बोलता तो आप बोल देते सर f इनवर्स x तो fx के अबाउट मिरर इमेज है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, वो तो हमेशा यूनिवर्सली ट्रूथ मतलब करेक्ट है कि fx और f इनवर्स x मिरर इमेज होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज किधर होगा सर, इतना सा लेंथ वगैरह हिसाब कर लेना, करके आप बोलोगे सर इसका मिरर इमेज मतलब इसका जो इनवर्स होगा इधर 1 से 2 में, ये ग्राफ कौन है, x प्लस 4 है ना, तो ये इधर 1 से 2 में है तो इधर आ जाएगा ये 5 से 6 में, समझ में आया। इसका इनवर्स ये हो जाएगा, आप देख भी सकते हो इसका इनवर्स क्या आ रहा है, x माइनस 4, ये देखो इसका मिरर इमेज ये ही आया, इसका मिरर इमेज ये आया, कहां पे आया 5 माइनस 6, और ये जो रेड वाला ग्राफ है ये किसका है, x माइनस 4 का ग्राफ है, ये कहां से देखो 5 पुट करो 5 माइनस 4 1 आया, 6 पुट करो 6 माइनस 4 2 आया, मतलब इसका मिरर इमेज ये, और इसका जो मिरर इमेज है वो कहां पे आएगा, इसका मिरर इमेज ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि ये होगा, और ये किसका ग्राफ होगा, डेफिनेटली 7 माइनस एक्स का ग्राफ होगा। ये देखो f इनवर्स x इक्वल टू, ये रेड वाला f इनवर्स x का ग्राफ है, f इनवर्स x इक्वल टू 7 माइनस एक्स कहां पे हो रहा है 1 से 2 में, 1 डालो तो 6 आ रहा है और 2 डालो तो 5 आ रहा है, तो रेड वाला हो गया f इनवर्स x, ब्लैक वाला हो गया fx, और ये हो गया y इज इक्वल टू x। तो मिरर इमेज तो हो रहा है, पता तो चल रहा है अच्छे से, बट क्या fx इक्वल टू f इनवर्स x नो सॉल्यूशन दे रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, fx इक्वल टू f इनवर्स x नो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, दो सॉल्यूशन दे रहा है, दो दे रहा है, और आपको नो आया था, समझना अच्छे से। होना क्या चाहिए था कि 1,2 में f इनवर्स x ये आया और 1,2 में fx ये है, तो इक्वेट इन दोनों को करना चाहिए था, ठीक है। तो यहां से हमें x का वैल्यू मिल जाता 3.5, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता x माइनस 4 और उधर क्या है आपका 7 माइनस एक्स 5,6 में x माइनस 4 और 7, तो ये 11/2 हो जाता है ना, x माइनस 4 और 7 माइनस एक्स को अगर इक्वेट करता तो ये हो जाता आपका 11/2, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका था x इक्वल टू 11/2, और y जो भी आता आप पुट करके निकाल दो, और ये पॉइंट था आपका 3.5 7 माइनस 3/2 दैट इज 1.5, ठीक है। तो ये हो जाता आपका 3/2, समझ में आया। तो आप देख रहे हो कि fx इक्वल टू f इनवर्स x का आपका दो सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप बिना सोचे, बिना ग्राफ के बारे में प्रॉपर्ली सोचे, आप उल्लू की तरह fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन मतलब ही अंधा बन के fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं, जैसे बाकी बुक्स में लिख देता है, तो आप यहाँ पे गलती से फंस जाएंगे पूरे तरीके से, और आपका हो क्या जाएगा कि आपका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। बट यहाँ पे सॉल्यूशन कितना एग्जिस्ट हो रहा है, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है fx इक्वल टू f इनवर्स x का, व्हिच आर 3/2 एंड 11/2। बट अगर आप इसको तरीके से सोचते नहीं है तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आएगा, और नंबर भी नेगेटिव में जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इसीलिए मैंने बोला जब डोमेन वगैरह रेस्ट्रिक्ट करके दे देता तो होशियार रहना है। उस जगह पे हम बच क्यों गए थे, क्योंकि उस जगह पे fx जो है वो x के साथ इंटरसेक्शन दे रहा था। भाई अगर fx जो है वो अगर x के साथ इंटरसेक्शन देता है तो f इनवर्स x भी x के साथ इंटरसेक्शन देगा, सोच के देखो। अगर fx जो है जिस डोमेन में पूछा गया है, fx यहां पे भी तो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड था ना, क्या 3/2 से इंफिनिटी या फिर क्या था, बट डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होना मैंडेटरी नहीं। प्रॉब्लम यहां पे है कि fx इक्वल टू x इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं, वो आपको नहीं पता चल रहा है, तो उल्लू की तरह काम नहीं करना है यहाँ पे, समझ में आया ना। यहाँ पे fx और x इंटरसेक्ट हो रहा था, तो fx अगर x को इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तब जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो f इनवर्स x भी तो x को इंटरसेक्ट करके जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली fx इक्वल टू f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन है वो fx इक्वल टू x का ही सॉल्यूशन बन जाएगा,
समझ में आया? लेकिन अगर एफ एक्स एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन दे ही नहीं रहा, जैसे यहां पे हो रहा है, तो एफ इनवर्स एक्स भी एक्स के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं देगा। मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का एक्स के साथ बस मिरर इमेज का लेना देना है, इंटरसेक्शन का तो कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो तब आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो सॉल्यूशन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स है, एफ एक्स और एक्स यहां पे आपस में इंटरसेक्शन दिया ही नहीं कुछ, एफ एक्स एक्स को इंटरसेक्ट किया ही नहीं। एफ एक्स अगर एक्स को इंटरसेक्ट नहीं किया तो एफ इनवर्स भी एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अलग अलग चुप चुप के अपना काम करते जा रहे हैं, एक्स को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आया ना मेरी बात? क्लियर है? ईमानदारी से कहानी को समझने की कोशिश करो। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स अपना आप सब कुछ समझ रहे हैं, बट एक्स को कुछ हवा ही नहीं लग रहा है, बस उसके अबाउट सब कुछ मिरर इमेज हो रहा है। बट यहां पे एक्स को सब कुछ पता था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स मेरे थ्रू ही गुजर रहे हैं, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन बराबर था। बट यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स होशियार बन गए, वो अलग अलग काम निपटा रहे, एक्स के अबाउट ही काम निपटा रहे मिरर इमेज, बट उनको पता ही नहीं चलने दे रहे, वाई इक्वल टू एक्स को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। समझ में आया ना? तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन और एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन यहाँ पे बराबर नहीं है। समझ में आया? इसीलिए शीट का लास्ट पेज में, जो थियरी का लास्ट पेज है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट होने से पहले उस पेज में आप देखेंगे कि लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का जो सॉल्यूशन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो सॉल्यूशन है वो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन है, बट एवरी सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? बार बार मैं लास्ट में कंक्लूजन लेकर के दे रहा हूं कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। समझ में आया मेरी बात? एवरी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का तभी तो बात करोगे ना, अगर नहीं आ रहा है तो काहे बात करोगे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सारे सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन होगा, बट एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सारे सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल देकर मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाने का कोशिश की। तो उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो सर से कांटेक्ट कीजिए, सारे चीज आपको निपटा देंगे सर। ठीक है? तो काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया यार। उसके बाद अगर मैं बात करूं 46 42 क्वेश्चन है, समझ आप खुद से कर लेना, है ना? हो जाएगा। 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 49 उसका तो चेहरा इसी प्रकार से है, कुछ सेम है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है? 49 हो गया, 50 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है? देख करके घबराना नहीं है, डोमेन को देखना है कि क्या है। 2 से 3 है तो फ्रैक्शन पार्ट डोमेन से 2 से 3 में क्या होता है सोचो अच्छे से, जैसे ही वो सोच लोगे इनवर्स निकल जाएगा। सिमिलरली जीआईएफ जो अगला वाला क्वेश्चन है उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन काफी सिंपल पैटर्न में है, और ये बाकी क्वेश्चंस मैंने काफी सारे जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है सारे के सारे मैंने एक एक पॉइंट कवर कर दिया। अभी जितना क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, वो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखेंगे, और इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। उसमें 70 से 80% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते एक एक क्वेश्चन सर करके देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, बट स्पून फिट नहीं करना है, खुद को पहले ट्राई जरूर मारना है। समझ में आ रहा है? जितना आगे का क्वेश्चन करने के लिए जितना कंसेप्ट आपके अंदर होना चाहिए उतना कंसेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट है और करने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन। तो रिमेनिंग जो पूरा शीट है ना, तो इसी के साथ साथ हमारा फंक्शन नंबर पार्ट 2 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन खत्म हुआ, और आईटीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन बाकी रह गया पार्ट 3, जो कि आपका पीरियडिक फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शनल इक्वेशन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक। बट आज संडे है, आज 26 अप्रैल, हमारा फंक्शन जो है वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है, और बोर्ड एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के साथ जो जेई का एडवांस का जो इंटरसेक्शन है वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट हो गया एक साथ, है ना? यानी कि कहने मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन हमने पूरा बोर्ड से लेकर के आईटीजी एडवांस तक का लेवल तक का सारी चीज कंप्लीट कर ली है। अभी बस आपको क्वेश्चन लगाना है, पूरा शीट को कंप्लीट करना है, और जैसे पूरा शीट कंप्लीट करने के साथ साथ मैं लास्ट वीडियो में एक और वीडियो आएगा इसी पार्ट 2 का, वो होगा आपका एक्सरसाइज का डिस्कशन, वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है? तो आप डाउट देंगे, और डाउट देने के बाद आपका जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे अपन डिस्कस करके वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है? और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से फंक्शन पार्ट 3 यानी कि पीरियडिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो आज का जो भी आपका होमवर्क है, आपको पता है रिमेनिंग जो पूरा शीट है 40 पेज का, वही आपका होमवर्क है,
और वही होमवर्क आपको कंप्लीट कर लेना है जल्दी से जल्दी। वेडनेसडे से शायद अपन फंक्शन पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ वेडनेसडे को एक सोमवार मंगलवार मैंने दूसरे क्लासेस का वीडियो बनाना है, 12th के काफी वीडियो बना चुके हैं, तो अभी आप लोग कंप्लीट कीजिए। आपका होमवर्क भी काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया है ना। अभी इस शीट को कंप्लीट कीजिए, यही आपका होमवर्क है। किसी भी हालत में आपको ट्यूसडे के अंदर इसको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। पूरा शीट को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, आप कंप्लीट कीजिए। और जैसे ही कंप्लीट होता है अपन पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको देंगे, आप चेक करोगे अच्छे से अपना आंसर्स को, और आपका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और जैसे ही ये होगा, बुधवार को एक सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड होगा, और उसके बाद जो थर्सडे है, थर्सडे से हमारा फंक्शन पार्ट 3 यानी कि 3-4 क्लास में संडे तक, अगला नेक्स्ट संडे तक हमारा फंक्शन पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना आज का क्लास को समाप्त कर रहे हैं, और आपको प्रॉपरली अपना काम करते हुए अपना होमवर्क टाइम टू टाइम खत्म करना है, और साथों साथ जितने भी काम आपको दिए गए हैं ईमानदारी से करना है। अगर कुछ डाउट्स है तो सर को जरूर फोन करना मत भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी के साथ आज आपका होमवर्क भी दे दिया, पढ़ाना भी हो गया, और टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। आज के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए। 2 दिन के लिए और कोई वीडियो नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को मिलेगा, ठीक है। और वो होगा आपका वीडियो सॉल्यूशन, और थर्सडे से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। प्रॉपरली अपना काम कर लीजिए, और अगर डाउट होता है तो किसी वक्त फोन कीजिए, रात को 3 बजे से सुबह 7 बजे तक छोड़ के। उसके अलावा आप कहीं भी फोन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो होमवर्क है वो आपको पता चल गया अच्छे से, और प्रॉपरली होमवर्क कीजिए, सारे कॉपी मेंटेन वगैरह करके, ठीक है। ये तो फंक्शन एक ही बार हो रहा है ना। और क्या बताना था यार, भूल गया। खैर याद आएगा तो टेलीग्राम में बता देंगे, कोई इशू नहीं है। होमवर्क कर लीजिएगा, और सारे जो भी है डाउट्स वगैरह पूछना है पूछ लीजिएगा फोन करके। और प्रॉपरली मंगलवार के अंदर सारी चीज कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्यूसडे तक हमें होमवर्क चाहिए, सारे के सारे पीडीएफ सॉल्यूशन भी चाहिए जैसे आपने क्लासिफिकेशन में भेजे हो, और बाकी जो सॉल्यूशंस है वो भी हमें प्रॉपरली सारे सिस्टमेटिक वे में चाहिए, और डाउट लिस्ट भी चाहिए, ताकि हम वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपरली बना सकें, ठीक है।